Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today it is lecture number 15 and we were talking about in last lecture about corporate strategies. हम corporate strategies के बारे में बात कर रहे थे. Strategy formulation की हमने बात की कि किस किस level के ऊपर जो वो आपकी strategies बनती हैं. So हमने कहा कि एक corporate level strategies होती हैं जो top level management जहाँ पे जो वो बना रही होती है एट द हेड ऑफिसेस, वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिकली जो वो स्ट्रेटजीज बना रही होती हैं. इसी तरह से फिर हमने कहा कि देयर आर बेसिकली कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज जो बिजनेस यूनिट लेवल के ऊपर बन रही होती हैं. फिर हमने कहा कि ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज हैं जो फंक्शनल या ऑपरेशंस को रन करने के लिए बेसिकली बना रहे होते हैं. फिर उनकी हमने हायरार्की देखी कि कौन से मैनेजरियल लेवल जो वो किस किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में. सो इस चीज़ को हमने जो वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया. फिर लास्ट लेक्चर के अंदर हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स की बात कर रहे थे और हमने बीसीजी मैट्रिक्स को एनालाइज किया. हमने देखा कि किस तरह से जो वो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स जस्ट लाइक स्टार्स, क्वेश्चन मार्क्स, कैश कोज और डॉग्स, ये कहाँ कहाँ पे फॉल कर रहे होते हैं. व्हेन वी आर अ मैनेजर, हम जो वो कंपनी को एनालाइज करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पे जो वो कंपनी फॉल कर रही है या हमारा बिजनेस यूनिट कहाँ पे फॉल कर रहा है. सो इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए हमने बीसीजी मैट्रिक्स जो वो अंडरस्टैंड किया था. इसको अगर मैं दोबारा से रिवाइज करूं तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्स आर द पोर्टफोलियो विद हाई मार्केट शेयर एंड हाई ग्रोथ रेट. और पोर्टफोलियो या स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट किसको कहा जाता है, ये सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. आप ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इज बेसिकली द यूनिट ऑफ कंपनी, or you can say the part of company, or you can say the segment of company which has independent identity, जिसकी independent identity है, which has separate vision and mission, जिसका separate vision and mission है, जो profit भी generate कर रहा है, business भी generate कर रहा है company के लिए. So ये सारी चीजें अगर हैं तो फिर आप उसे strategic business unit जो वो बोलते हैं. सिर्फ एक प्रोडक्ट को आप जो वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट नहीं बोल सकते, क्योंकि होता क्या है बेसिकली बाज़ दफ़ा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के अंदर कई सारी प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के अंदर कई सारी ऑफरिंग्स हो रही होती हैं. सो इस वजह से सिर्फ एक प्रोडक्ट को आप पोर्टफोलियो या स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट नहीं बोल सकते. हम बाज़ दफ़ा कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, लेकिन होता क्या है बेसिकली एक्चुअली द मेन थीम ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और पोर्टफोलियो, that is basically the part or the segment or the division which has separate vision and mission, which has separate identity, जिसकी separate identity भी है. Yes, it is the under the umbrella of main head office or the corporate head office, but it has separate identity as well. So उनको आप जो वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बोलते हैं. अब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हमें जब समझ आ गया, पोर्टफोलियो की समझ आ गई, तो अब उन पोर्टफोलियोज को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बीसीजी मैट्रिक्स की हेल्प लेते हैं. सो हमने कहा कि वो वाले पोर्टफोलियो, वो वाले स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स जो हमारे सबसे जो वो जिनका मार्केट शेयर ज़्यादा है और ग्रोथ रेट भी उनका ज़्यादा है, मीन्स विच आर हैविंग हाई मार्केट शेयर एंड हाई मार्केट ग्रोथ रेट, वो स्टार्स हैं आपके. देन कैश कोज, basically having high market share and low market growth rate. अब low market growth rate का मतलब क्या है कि consumption, cash consumption कम है. It means these cash cows are generating maximum profit for the company, maximum revenues for the company. So the third one is question mark. Question marks are basically having low market share but having high market growth rate. अब इस वाले सिनेरियो के अंदर बेसिकली जो वो इट इज अ डेंजर सिचुएशन कि जहाँ पे आपकी बेसिकली आपके रेवेन्यूज कम आ रहे हैं लेकिन आपकी जो वो कैश कंजम्पशन ज़्यादा है. सो लास्ट वाले ऑप्शन के अंदर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग्स, सो डॉग्स वाली सिचुएशन के अंदर क्या है कि द पोर्टफोलियोज दैट आर हैविंग लो मार्केट शेयर एंड लो मार्केट ग्रोथ रेट एज वेल.
सो दिस वाज बेसिकली बीसीजी मैट्रिक्स। हमने इस यूनिलीवर की एग्जांपल के थ्रू भी इसको जो वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। लक्स, हेड एंड शोल्डर, लिप्टन और कनौर चिकन, इनको पोर्टफोलियोज लेके हमने फिर इसको जो वो अप्लाई किया था। इसी कॉन्सेप्ट को लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था। सो यहीं से आगे जो वो कंटिन्यू करते हैं। अब ये बेसिकली हम जो वो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर अबाउट कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज के कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज जो वो कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी था एक स्टूडेंट का कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज के अंदर, उसको भी मैं यहाँ यहीं पे आंसर करता जाऊँ। दैट वाज अबाउट ग्रोथ स्ट्रेटजीज के जब आप ग्रोथ स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं तो रिन्यूअल और रिट्रेचमेंट का मतलब क्या होता है, मैं उसका भी आंसर यहीं पे कर देता हूँ। सो ये बेसिकली हमारा जी यहाँ पे था। यस। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में हमने कहा कि 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज थे। वन वाज कॉर्पोरेट, देन competitive, देन फंक्शनल। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पढ़ने लगे हैं, दैट वाज competitive। वो competitive को अभी के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये लास्ट में से क्वेश्चन रह गया था इस एक बच्चे का, वो मैं आंसर यहाँ पे कर दूँ ये वाला। कि ये जो स्ट्रेटजीज थी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, यहाँ पे हमने कहा था कि ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज हैं और रिन्यूअल स्ट्रेटजीज हैं। ये रिन्यूअल के अगेन 2 सब पार्ट्स हैं कि व्हेन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी डिजाइन्ड टू एड्रेस डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस, इसकी 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। एक है आपकी टर्न अराउंड और दूसरी है रिट्रेंचमेंट। रिन्यूअल स्ट्रेटजीज के अंदर ये नोट्स के अंदर लिखा भी होगा आपका। अब टर्न अराउंड का मतलब क्या है कि सबसे पहले मैं आपको रिट्रेंचमेंट के बारे में बताता हूँ। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज बेसिकली टू मिनिमाइज द कॉस्ट। सबसे पहले जब आप डिक्लाइन की तरफ जाते हैं, जब आपकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ जाती है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कॉस्ट को कट लगाते हैं, कॉस्ट को कम करते हैं। सो इस वाली स्ट्रेटजी को जब आप अपनी कॉस्ट को कम करके आप लॉसेस से निकलने की कोशिश करते हैं, तो इस वाली स्ट्रेटजी को आप बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। यानी आप स्क्यू कर रहे हैं, आप अपना जो वो मिनिमाइज कर रहे हैं अपने जो वो कॉस्ट को। सो जो दूसरी है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब क्या है कि यू आर गोइंग टू चेंज कंप्लीटली, कि आप जो वो पूरे के पूरे प्रोसेस को कंप्लीटली फॉर लॉन्ग टर्म जो वो ये जो टर्न अराउंड है ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है इन रिन्यूअल स्ट्रेटजी, कि ये लंबे अरसे के लिए चलेगी। लेकिन सबसे शॉर्टकट यही होता है कि सबसे पहले अपनी कॉस्ट कट कर दें, जो रिट्रेंचमेंट के अंदर हम कर रहे होते हैं। सो रिन्यूअल स्ट्रेटजी के अंदर मैंने 2 चीजें बताई। वन इज रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज द कॉस्ट और टू रिड्यूस द कॉस्ट, किस चीज के लिए, अपने लॉसेस को कम करने के लिए। और दूसरी है आपके पास टर्न अराउंड। टर्न अराउंड के अंदर आप कंप्लीटली रीस्ट्रक्चर करते हैं, यानी अपनी कॉस्ट को भी कम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप बाकी चीज़ों को भी देख रहे हैं। अगर कहीं मैनेजमेंट के अंदर फ्लॉ है उसको भी ओवरकम कर रहे हैं, कहीं हायरार्की के अंदर प्रॉब्लम है उसको भी आप ओवरकम कर रहे हैं, कहीं प्रोडक्शन के अंदर प्रॉब्लम है उसको भी जो वो ओवरकम कर रहे हैं। सो उसे आप बोलते हैं टर्न अराउंड। वो कंप्लीटली जो वो रिस्ट्रक्चरिंग जो वो उसके अंदर आती है। सो ये हो गई आपकी जनाब जो आपका क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं आपकी इन चीज़ों के ऊपर कि हम जो डिस्कस कर रहे थे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, देन कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज, जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज हैं इस ये कैसे जो वो फंक्शन करती हैं। सो इनको भी जो है वो देख लेते हैं। ये हम बात कर रहे थे जी रोल ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज। अब सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा बिफोर डिजाइनिंग कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज, दैट कंपेटिटिव एडवांटेज है क्या। कंपेटिटिव एडवांटेज इज बेसिकली अ सेट ऑफ डिस्टिंक्टिव एज, कि जो बेसिकली आपके पास है, ऐसा कुछ जो आपके पास है और आपके कंपेटिटर के पास नहीं है। और वो कंपेटिटिव एडवांटेज जो वो किसी तरह का भी हो सकता है। आप जो वो
डिफरेंशिएशन आपने बेसिकली क्रिएट करनी है। वो डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट के अंदर हो सकती है, वो सर्विस के अंदर हो सकती है, वो चैनल डिफरेंशिएशन हो सकती है। डिफरेंट जो वो तरीकेकार से आप जो वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बेसिकली आपने करना क्या होता है, आपने कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करना है, व्हाट सेट्स एन ऑर्गेनाइजेशंस अपार्ट, जो आपको जो दूसरों से मुख्तलिफ बनाएगी, इस डिस्टिंक्टिव एज। सो इसको आप जो वो डिस्टिंक्टिव एडवांटेज या एज बोल सकते हैं। इसको आप जो वो यूएसपी भी बोल सकते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। सो दीज आर competitive advantage. So if you want to sell your product in the market, you have to be different from the competitors. आपको जो वो डिफरेंट होना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। क्योंकि आप कहीं मार्केटिंग के अंदर इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि आपकी डिफरेंशिएशन इज बेसिकली प्री रेक्विजिट टूवर्ड्स द पोजीशनिंग। डिफरेंशिएशन है तो पोजीशनिंग होएगी। क्योंकि डिफरेंशिएशन आपने जो वो अपने आप को डिफरेंट कर लिया, तो उस बेस पे आप अपने जो वो कस्टमर के माइंड के अंदर एक इमेज बिल्ड करते हैं, पॉजिटिव, वैल्यूड और डिफरेंट इमेज बेसिकली क्रिएट करते हैं। सो इस चीज को आप जो वो पोजीशनिंग के साथ रिलेट करते हैं। सॉरी, हम जो वो मार्केटिंग की तरफ निकल गए थे। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कंपैटिटिव एडवांटेज, कि इसका बड़ा रोल होता है इन डिजाइनिंग कंपैटिटिव स्ट्रेटजी। सो ओवरऑल कंपैटिटिव स्ट्रेटजी है क्या? एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी फॉर हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन विल compete इन इट्स बिजनेस, कि वो किस तरह से जो वो अपने बिजनेस के अंदर compete करेगी। देन थर्ड स्ट्रेटजी आ जाती है फंक्शनल स्ट्रेटजी, जो लास्ट वन थी कॉर्पोरेट सबसे पहली, देन कंपैटिटिव स्ट्रेटजी, और तीसरी है आपकी फंक्शनल स्ट्रेटजी। The strategy used by an organization's various functional departments to support the competitive strategy, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आपका जो वो डिफरेंट डिफरेंट जो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आपस में मिल के अलाइन हो के ओवरऑल कंपनी के साथ काम करेंगे, तब जाके आप कंपैटिटिव स्ट्रेटजी को भी अचीव कर सकते हैं। अगर आपके ये फंक्शनल डिपार्टमेंट या जो आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस जो डिपार्टमेंट हैं, अगर वो सारे डिपार्टमेंट्स आपके साथ अलाइंड नहीं हैं, आपके साथ मिल के काम नहीं कर रहे, दे आर नॉट इंटीग्रेटेड, तो देन आपकी ओवरऑल गोल अचीव करने में भी आपको जो वो प्रॉब्लम होएगी। सो दीज आर बेसिकली फंक्शनल स्ट्रेटजीज, जो डे टू डे फंक्शंस को रन करने के लिए, ऑपरेशंस को रन करने के लिए आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उनको आप फंक्शनल स्ट्रेटजी बोलते हैं। सो ओवरऑल हमने 3 तरह की स्ट्रेटजीज डिस्कस की, कॉर्पोरेट, कंपैटिटिव एंड देन फंक्शनल स्ट्रेटजीज। देन आ जाती है इसी चैप्टर के अंदर 5 कंपैटिटिव फोर्सेस, जिनको हमने थ्रेट्स भी पढ़ा था लास्ट किसी लेक्चर के अंदर, मैंने बताया भी था। इसको आप पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल भी बोलते हैं। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल भी बोलते हैं। क्या क्या है बेसिकली? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, देन इसी तरह से थ्रेट ऑफ बायर, थ्रेट ऑफ सप्लायर, देन इसी तरह से थ्रेट ऑफ कंपेटिटिव राइवल्स। ये 5 तरह के बेसिकली थ्रेट्स हैं। ये इस डायग्राम के अंदर भी आपको नजर आ रहे हैं। अब ये सप्लायर और बायर के साथ बार्गेनिंग पार लिखी हुई है। बेसिकली सप्लायर और बायर का जो बार्गेनिंग पार है, यही बेसिकली थ्रेट है। इनको 5 थ्रेट्स मॉडल भी बोला जाता है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल भी बोला जाता है। इनको एनालाइज करना भी बड़ा जरूरी होता है। अपने फंक्शंस को जो वो स्मूथली परफॉर्म करने के लिए, अपनी स्ट्रेटजीज को बिल्ड करने के लिए, ऑब्वियसली आप इन 5 चीजों को, इन 5 जो वो फोर्सेस को माइंड के अंदर रखना जरूरी है जब भी आप स्ट्रेटजीज बिल्ड कर रहे होंगे। सबसे पहले आ जाता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, मींस जो न्यू कमिंग कंपनीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स, ये न्यू आने वाली कंपनीज हैं, जिन्होंने ऑब्वियसली आपने देखा कि ये अच्छा खासा थ्रेट दिया सैमसंग को, हवावे को, नोकिया को, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज थी। दीज मे क्रिएट अ थ्रेट फॉर द कंपनी, फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज। इसलिए इनको बोलते हैं जी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। इसी तरह से जो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स है, इट मींस थ्रेट ऑफ बायर। अब थ्रेट ऑफ बायर क्या है कि ऑब्वियसली कस्टमर के पास बायर, बायर कौन है? हु इज पेइंग फॉर योर प्रोडक्ट, हु इज परचेजिंग योर प्रोडक्ट, जो आपकी प्रोडक्ट को बाय कर रहा है।
अब ऑब्वियसली उसके पास जो है वो एक बार्गेनिंग पावर है, वो आपकी कंपनी को शिफ्ट करके दूसरी कंपनी के पास जा सकता है, आपके कंपैटिटर के पास जा सकता है। इसलिए इसका बायर का भी थ्रेट रहता है, क्योंकि कस्टमर है, बायर है तो कंपनी है, कंपनी नहीं है, सॉरी बायर नहीं है तो कंपनी नहीं है। सो इस वजह से इसको भी जो है वो आपने अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर और सबसे ज्यादा फोकस्ड इसके ऊपर ऊपर रहना है, क्योंकि आपके सारी की सारी स्ट्रेटजी, सारी के सारे प्रोसेसेस स्टार्ट यहाँ से होते हैं। टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ कस्टमर, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द कस्टमर, टू अंडरस्टैंड द नीड्स वांट्स एंड डिजायर्स ऑफ द कस्टमर। सो इसलिए इनको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। तीसरे आ जाते हैं जी, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। ये सब्स्टिट्यूट क्या है? दीज आर अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स के भी थ्रेट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वॉच इंडस्ट्री की मैंने एग्जांपल दी थी कि आपके मोबाइल फोन के आने की वजह से वॉच इंडस्ट्री की जो डिमांड कम या एलिमिनेट हो गई। सो ये क्या रीजन है? इसी तरह से आपके डेस्कटॉप और टावर कंप्यूटर्स की डिमांड कम या एलिमिनेट होगी जब से आपके पास लैपटॉप और टैबलेट्स आ गए और स्मार्टफोन्स आ गए। सो इस वजह से जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं वो सब्स्टिट्यूट कर जाती हैं एग्जिस्टिंग वंस को। इनका भी जो वो थ्रेट रहता है। इसी तरह से बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, क्योंकि आप, ये भी एक थ्रेट है। आपके पास बेसिकली जो सप्लायर हैं जो आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रोल प्ले कर रहा है, अगर आपका सप्लायर आपकी सप्लाई रोक देता है या आपसे वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, किसी और मैन्युफैक्चरर के साथ मिल जाता है, तो ये भी आपके लिए एक थ्रेट बन जाता है, क्योंकि आपकी सप्लाई चेन स्टार्ट ही सप्लायर से होती है और एंड बायर पे होती है। सो स्टार्टिंग पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यू हैव टू ट्रीट योर सप्लायर एज अ पार्टनर ऑफ द कंपनी। उनको आपने एज अ पार्टनर कंसीडर करना है। सो सप्लायर का भी पूरा पूरा आपने ख्याल रखना है, उसको कनेक्ट रखना है। इसी तरह बायर का भी आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है। ये जो लास्ट वन है, दिस इज, ये जो सेंटर के अंदर आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली कंपैटिटिव राइवल्स। कि आपके जो कंपैटिटर्स हैं ये बेसिकली भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने यू हैव टू क्रिएट इंटेंसिटी ऑफ रिवलरी अमंग करंट कंपैटिटर्स। कि आपके जो करंट कंपैटिटर्स हैं इनके दरमियान आपस में बेसिकली एक जंग चल रही होती है। इनका भी थ्रेट होता है कंपैटिटिव राइवल्स का। मीन सिंपली यू कैन से दीज आर कंपैटिटर्स। अब कंपैटिटर्स के हिसाब से ऑब्वियसली आपको स्ट्रेटजीज बदलनी पड़ेंगी। सो कंपैटिटर्स ने अगर फॉर एग्जांपल प्राइस चेंज कर दी है, अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है, तो आप जो अब देखिएगा पेप्सी और कोक आपस में कंपैटिटर्स हैं, उनकी प्राइसेस सिमिलर रहती हैं। वो जब भी जो वो देखिएगा कि प्राइस कोई इंक्रीज करता है तो दूसरा भी इंक्रीज कर देता है, अगर एक डिक्रीज करता है तो दूसरा भी डिक्रीज कर देता है। इसी तरह से जो मार्केट के अंदर न्यू ऑफरिंग्स हैं इनकी आपस में जंग रहती है। सो कंपैटिटर्स का भी थ्रेट होता है। सो दीज आर बेसिकली फाइव फोर्सेस। इनको फाइव फोर्सेस मॉडल भी बोला जाता है, और पोर्टर्स जो इसका साइंटिस्ट था उसका नाम पोर्टर था। सो पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल भी बोल सकते हैं। अब ये हमने यहाँ पे क्यों पढ़ी है? बेसिकली फाइव कंपैटिटिव फोर्सेस, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स और करंट राइवलरी। ये हमने क्यों पढ़ी है बेसिकली? यानी ये जो फाइव फोर्सेस हैं ये हमने क्यों डिस्कस की हैं? क्वेश्चन इज दिस। सो आंसर इज टू बेसिकली फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज। जब हम स्ट्रेटजीज बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वी हैव टू कंसीडर दीज फाइव फोर्सेस। सो इनको आपने जो है वो सामने रखना है, ये जो वो माइंड में रखना बड़ा जरूरी होता है। सो दीज वर बेसिकली फाइव फोर्सेस जो हमने डिस्कस करनी थी। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम इंशाल्लाह जो वो किसी नेक्स्ट जो वो पोर्शन के अंदर जो वो डिस्कस कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, जो आज का हमारा करंट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया है उसके ऊपर मूव करेंगे। दैट इज अबाउट लेक्चर नंबर 15। सो उसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, फिर उसको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से साथ साथ जो है वो कंटिन्यू भी कर लेंगे। सो अभी हम क्या करते हैं जी, इधर क्या लेक्चर नंबर 15, जस्ट अ सेकेंड प्लीज।
Just a second. So we are going to start the new topic, that is about organization, organizing and organization. चैप्टर नंबर 10 बेसिकली क्या है? आपने जब फर्स्ट चैप्टर के अंदर 4 पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किए थे, जिसमें कौन कौन से थे जी? 4 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। अब ये जो फर्स्ट अभी इससे प्रीवियस हमने 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस था और प्लानिंग वाला चैप्टर था। दीज वर basically chapters, or you can say the discussions about planning function of the management. ये जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर, दिस इज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। हम अभी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के ऊपर बात करेंगे, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे कि किस तरह से इसके अंदर जो वो ऑर्गेनाइजिंग वाला फंक्शन जो वो परफॉर्म हो रहा होता है। So in this chapter, we will discuss and describe 6 key elements in organizational design. Then we will contrast mechanist and organic structure. Then we will discuss the contingency factors that favor either the mechanist model or the organic model of the organization design. We will also describe the traditional organizational designs. So सबसे पहले तो organizing को define कर लेते हैं, that what is organizing. Organizing का मतलब क्या होता है? Arranging and structuring work to accomplish an organization's goal. Overall जो goal of the organization है, उसको achieve करने के लिए आप जो एक्टिविटीज को अरेंज करते हैं, तरतीब देते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो एक वे आउट बना रहे होते हैं, इसको आप बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अब क्या होता है? प्लानिंग के अंदर आपने क्या किया था? आपने एक्टिविटीज को लिस्ट डाउन कर लिया था, आपने जो वो प्लान कर लिया था। फॉर एग्जांपल, आपने जो वो टॉप लेवल के ऊपर प्लानिंग की, देन मिडिल लेवल के ऊपर प्लानिंग की, देन फर्स्ट लाइन के ऊपर प्लानिंग की। आपने सारी की सारी प्लानिंग्स की जस्ट टू बेसिकली इंश्योर एंड अचीव ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब वो जो आपकी प्लानिंग थी, फॉर एग्जांपल आपने प्लान किया कि जी हमने 1000 यूनिट्स जो वो सेल करने हैं इस ईयर के अंदर या इस क्वार्टर के अंदर। अब ये आपका प्लानिंग का पार्ट बन गया। ओवरऑल गोल को अचीव करने के लिए आपने एक प्लान कर लिया। फिर इसी तरह से आपने प्लान कर लिया कि आपने जो वो किस किस तरह से जो वो उनको लेके चलना है। प्लान ए क्या होगा, प्लान बी क्या होगा, आपके जो वो ऑपरेशनल प्लान्स क्या होंगे, टेक्टिकल प्लान्स क्या होंगे, लॉन्ग रेंज प्लान्स क्या होंगे, मिडिल लेवल क्या होंगे, शॉर्ट टाइम क्या होंगे। ये आपने सारे प्लान्स बना लिए वहां पे। उन प्लान्स के अकॉर्डिंगली अब आप ऑब्वियसली आप उनको इम्प्लीमेंट की तरफ लेके जाएंगे। जब आपने इम्प्लीमेंट की तरफ लेके जाना है तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा। मींस आपको एक्शन प्रोग्राम्स डेवलप करने पड़ेंगे, दैट व्हाट वी हैव टू डू, who will do it, and what is basically the timeline, or who is responsible for this task। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बेसिकली आपको इस ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मिलेंगी। सो we can shortly say this is basically to arrange and structure the work to accomplish an organization's goals। And then organization structure क्या होता है? The formal arrangements of jobs within our organization। क्या आप जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस है, मार्केटिंग है, अकाउंट्स हैं, इन सारे फील्ड्स के रेलेवेंट आप क्या करते हैं? जॉब्स जो वो क्रिएट कर देते हैं, या आप जो वो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो वो लगा देते हैं कि ये वाला काम जो वो ये वाली डेजिग्नेशन जो वो इसके अंडर आएगा। सो आप जो वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इस ओवरऑल एक्टिविटी को बोला जाता है। मींस कि आप जो वो किस तरह से अरेंज करते हैं और स्ट्रक्चर करते हैं अपने वर्क को ओवरऑल गोल को अचीव करने के लिए। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? इट इज बेसिकली द हायरार्की ऑफ जॉब, और यू कैन से द अरेंजमेंट ऑफ जॉब्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरी चीज आ जाती है आपके ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग डिसीजंस अबाउट 6 की एलिमेंट्स। ये 6 की एलिमेंट्स कौन से हैं? वर्क स्पेशलाइजेशन,
departmentalization, chain of command, span of control, then centralization and decentralization, then formalization. These are basically six key elements in process of organization डिजाइन कि आपके ये छह एलिमेंट्स मिलके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का एक डिजाइन बना रहे होते हैं। इन सब के ऊपर डिटेल वन बाय वन हम जो वो डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क स्पेशलाइजेशन है, सो आपकी जो वो अकॉर्डिंग टू द जॉब नेचर्स ऑब्वियसली आप जो वो ये वर्क स्पेशलाइजेशन जो वो डिफाइन करेगी। देन डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चेन ऑफ कमांड मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल टू होम, किसको जो वो आंसरेबल है। देन इसी तरह से स्पैन ऑफ कंट्रोल के कितनी जो वो एरिया आप कवर कर सकते हैं। एरिया मींस कि कौन कौन सी चीजें आपके अंडर आ रही हैं, कौन कौन से काम आपके अंडर आ रहे हैं आपकी बाउंड्री के अंदर, आपकी टेरिटरी के अंदर। देन इसी तरह से आप सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। देन इसी तरह से फॉर्मल ऑपरेशंस हैं या इनफॉर्मल हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के अंदर। सो अभी हमने जस्ट एक ओवरव्यू किया ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर कि ऑर्गेनाइजिंग है क्या। इस चीज़ को सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें इस लेक्चर के अंदर कि ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली अरेंजिंग and structuring the work to accomplishing an organization's goal. So, thank you so much.